वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पिम्स हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 15 माओं की गोद उजड़ गई, 15 नौमौलूद जलकर शहीद हो गए। इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात से और पिम्स हॉस्पिटल का आंखों देखा अहवाल, इन तफसीलात से अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट से जो हुकूमत के लिए अच्छी खबर है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक झटका लगा है, एक बड़ा मैच जो है वो पड़ गया है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत आमने सामने आ चुके हैं। हुकूमत की नजरसानी की दरख्वास्त, समाअत के लिए फ़िक्स बेंच तश्कील दे दिया गया। ईमान ज़ैनब मज़ारी से मुतल्लिक भी एक अहम खबर है, उसकी तफसीलात भी प्रोग्राम के आखिर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, कोई 6:45 बजे के करीब हमारी जो पहली खबर है, जो 16 नामालूद चिल्ड्रन हॉस्पिटल की नर्सरी में मौजूद थे, उनमें 15 जो नौमौलूद बच्चे थे वो उस आग की नज़र हो गए, उस आग में झुलस गए। उस आग में इस दुनिया से आए उन्हें कितने दिन हुए थे, इस दुनिया से दोबारा वापस चले गए। 16 में से 15 जल गए। अब उसमें जो डिटेल सामने आ रही हैं कि कंप्रेसर फटा है, जनरेटर में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, कोई भी नाज़ी वजह है, लेकिन आग तो लगी है ना। आग के नतीजे में 15 घरों में कोहराम मच गया है, सफ़े मातम बिछ गई है। अब एक बचा, एक नौमौलूद जो बचा है, वो भी कोई दावा नहीं कर सकता कि हमने बचाया है, वो भी मौजूदाना तौर पे बचा है। अब हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, बेशक ये कहता रहे कि डॉक्टर्स मौजूद थे, स्टाफ मौजूद थे, जो वार्ड बॉय थे वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जो बच्चों के वालिदैन हैं, जो वालदा है, जो उनके घर वाले हैं, वो तो बताते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि जहाँ पे नर्सरी में बच्चों को रखा गया था, वहाँ पे ना डॉक्टर्स मौजूद थे, ना नर्सेस मौजूद थी, ना वार्ड बॉय वहाँ पे मौजूद थे, कोई नहीं था। नर्सरी को ताला लगा हुआ था। लेकिन चलें, बच्चों के वालिदैन तो जज्बाती हो गए, जज्बात में आके उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। हुकाम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से वाक़े की मज़म्मत कर दी गई, वाक़े पे दुख और तकलीफ़ का इजहार कर दिया गया, लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने इस मामले का नोटिस ले लिया। ना सिर्फ नोटिस लिया गया, बल्कि आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे के जो सेक्रेटरी सेहत हैं असलम गौरी साहब, उनको ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन जिनकी गोदें उजड़ी हैं, जिन माओं की, उनका क्या, जो अहम सवाल है। हम आज ये वाक़या हुआ है, कल को फिर इस नोयत का वाक़या होगा। कराची में गुल प्लाजा पे आग लगी थी, प्राइवेट जगह थी, लेकिन हम पिछले वाक़यात को भुला देते हैं। हम इल्ज़ाम हुकूमत को दें, हम मुतलका मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब को दें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखने, सोचने और परखने की है। आंखों देखा अहवाल भी अभी मैं आपके खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन रेस्क्यू के ज़राए क्या बताते हैं। रेस्क्यू के ज़राए ने होशरुबा इंकशाफात किए हैं, दिल दहला देने वाले इंकशाफ किए हैं। रेस्क्यू हुकाम तो ना वालिदैन को सपोर्ट कर रहे हैं, ना पिम्स हॉस्पिटल के खिलाफ हैं। रेस्क्यू हुकाम जिनकी तरफ से 19 अफराद को इस आग से बाहिफाजत निकाला गया, जिसमें 10 खवातीन, 7 बच्चे, 2 मर्द शामिल थे। और रेस्क्यू हुकाम का क्या कहना है? उनका कहना है कि फायर सेफ्टी के नाकस इंतजाम थे, स्टाफ वहां पे मौजूद नहीं था, ना डॉक्टर्स थे, ना नर्सिंग थे, ना स्टाफ थे, ना वार्ड बॉय थे। और ये बिल्कुल रेस्क्यू हुकाम की दुरुस्त रिपोर्ट है, दुरुस्त उनकी तरफ से कहा गया है। हंगामी रास्तों को ताले लगाए गए थे। आज भी आप जाके देखें, हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखें, ताले लगे होंगे हंगामी रास्तों पे। फायर पॉइंट जहां पे मतलब आग लग जाती है हॉस्पिटल में, और उस फायर पॉइंट से आपने पानी लेना है, फायर ब्रिगेड की आग में आपने भरना है, उन फायर पॉइंट में पानी का एक कतरा तक नहीं था। फायर ब्रिगेड वाले गए पानी भरने के लिए, वहां पे पानी नहीं था। पानी लेने के लिए बाहर जाना था तो गेट जो थे पिम्स के, उनको ताला लगा हुआ था। और फिर धुएं के इनखला के जो हंगामी डोर, जो दरवाजे बने हुए हैं, उनको भी ताला लगा हुआ था। अब ये सूरत हाल जो हुकाम बता रहे हैं, रेस्क्यू वाले बता रहे हैं, वालिदैन की तरफ से कहा जा रहा है। अब मैं आंखों देखा अहवाल आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जिसका इस वाक़े के साथ तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप आंखों देखे इस अहवाल से
पूरे इस मंज़र की, जो चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी है, उसकी मंजर कशी कर सकते हैं। रात में अपने बेटे को लेके गया, उसके पेट में तकलीफ थी, उल्टियाँ आ रही थी, पेट में दर्द था। अब मैंने वहाँ पे जाके जो चिल्ड्रन की इमरजेंसी है वहाँ पे एक स्लिप ली, एक तरीकाकार वहाँ पे बना हुआ। उस स्लिप के बाद सामने नंबर चल रहे होते हैं, आपने अपने नंबर पे जाके वहाँ पे जो पेशेंट है, बच्चा है, उसका आपने वो वेट करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर देखते हैं, उसकी पल्स चेक करते हैं और वो फिर आपको एक चिट के ऊपर जो कि कंप्यूटराइज होती है उस पर लिख देते हैं। अब आधा घंटा मैं इंतज़ार करता रहा, हमारा नंबर नहीं आया। वो सिर्फ पल्स चेक करने का, ब्लड प्रेशर चेक करने का और बच्चे के वेट करने का। और जो हमारा नंबर चल रहा था, हमारे पास नंबर था और जो नंबर वहाँ पे चल रहा था, आधा घंटा में मज़ीद लग जाना था। और वहाँ पे दर्जनों लोग बैठे थे अपने बारी के इंतज़ार के लिए, दर्जनों लोग बैठे थे। एक खातून ने वहाँ पे उनके साथ झगड़ा भी किया कि आप इतना आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं, ये आप नंबर के ऊपर। अच्छा, एक और तरीकाकार भी है। पहले तो हमने वो स्लिप पे जाके ब्लड प्रेशर वगैरह और बाकी सारी चीज़ें बेटे की वो करवा के वापस आना था, फिर आपने दोबारा इंतज़ार करना था, फिर आपका डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन का अलग से नंबर आना था और उसमें भी आपको इंतज़ार करते हुए 1 घंटा लग जाता है। मेरा जो एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा है, 1 घंटा लग जाता है, यानी 2 घंटे के बाद आपकी बारी आनी है। अब एक बच्चा तकलीफ़ में है, उसके पेट में दर्द है, मेरा नहीं, बाकी लोग भी वहाँ पे बैठे हैं। मैं अपना दुखड़ा नहीं सुना रहा, बाकी लोगों का भी यही दुखड़ा था। एक खातून ने वीडियो बनाई कि ये आप जहाँ पे जिस तरीके से, जिस एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, मैं वीडियो आपके सोशल मीडिया पे लगाऊंगी। उसके पीछे पिम्स हॉस्पिटल के हुकाम लग गए। ये सीसीटीवी फुटेज में रात की है। आज 12 रबीउल अव्वल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। आप रात की वीडियो निकाल के देखें, खातून ने वहाँ पे वीडियो बनाई है, उसके साथ ये क्या सलूक कर रहे थे। चले मैं बेटे वाली बात को भी वापस ले लूँ कि मेरा बेटा बीमार था, उल्टी आ रही थी, उसको फौरी तौर पे रात में इमरजेंसी में ले गया बच्चों की। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मैं व्लॉग्स हॉस्पिटल से कर रहा था। मैंने आपको नहीं बताया कि वजह क्या थी। मेरी अहलिया को तकलीफ़ हुई जी 14 अगस्त के दिन, ये राइट साइड पे किडनी की। मैं हॉस्पिटल में लेके गया, पेम्स में फौरी तौर पे, छुट्टी का दिन था, कहाँ लेके जाते। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन के बाद उन्होंने हमें यूरोलॉजी में भेज दिया। अब यूरोलॉजी में जब गया, वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं था। छुट्टी के वाले दिन भी ड्यूटी डॉक्टर वहाँ पे मौजूद होता है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर मौजूद ही नहीं था। नीचे आए, दोबारा इमरजेंसी में पता किया, वो जो डॉक्टर साहब आ रहे होंगे, फिर कॉल किसी ने की, फिर वो डॉक्टर साहब पता चला कि नीचे फलां जगह पे बैठे हैं, उनके पास वहाँ पे जाके उनको सारी चीज़ें दिखाई। फिर उन्होंने एक्सरे लिख के दिया, ईसीजी लिख के दिया और कोई ब्लड का कोई कल्चर टेस्ट था, आरएफटी टेस्ट था, वो लिख के दिए। वो टेस्ट मैंने करवा लिए। अच्छा, वो 14 अगस्त का दिन जब निकला, ये आंखों देखा है वाल, बड़े होशरुबा इसमें इंकिशाफात हैं। अगले दिन मैंने पीएफ में हफ्ते के दिन जो है वो अहलिया को जाके डॉक्टर साहब को दिखा दिया प्राइवेट हॉस्पिटल में। उन्होंने 2 हफ्तों की दवाई लिख दी। अब स्टोन जो था वो छोटा था, अल्ट्रासाउंड हमने करवा लिया था जिसमें 4.5 मिलीमीटर का जो है वो स्टोन था, लेकिन दर्द नहीं रुक रहा था। ना दर्द रुक रहा था, ना उल्टियाँ रुक रही थी। फिर दोबारा दर्द होता है हफ्ते की रात, मैं फिर बेगम को लेके जाता हूँ, इंजेक्शन लगवाता हूँ, वापस आ जाता हूँ। अगले दिन संडे को फिर दर्द होता है। अब मैं वहाँ दोबारा इंजेक्शन लगवाने के लिए गया तो स्टाफ से मैंने कहा कि ये दर्द से लूट पुट हो रही है, ये करहा रही है, ये रो रही है, इसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, इसको पहले ट्रीट कर दें, इसको दर्द वाला इंजेक्शन पहले लगा दें, दर्द कुछ। तो सामने जो खातून इमरजेंसी की जो इंचार्ज थी वो कहती जी बारी बारी, आपका नंबर बाद में आएगा, पहले जो आए हैं पहले उनका नंबर आएगा। मैंने कहा बीबी ये जितने मरीज़ बैठे हैं ये भी बीमार है, मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन ये उस दर्द उस तकलीफ़ में नहीं है, ये दर्द के साथ नहीं करा रहे। वो जो मरीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो दर्द के साथ ना सिर्फ करा रहा है, उसने अपना पेट पकड़ा हुआ है, वो रो रहा है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन सुनने के लिए वो तैयार नहीं थी। फिर किसी और से जाके वो इंजेक्शन उसे कहा कि भाई लगा दो, उसने लगा के दिया। फिर दोबारा दर्द उठ गया। डॉक्टर साहब ने, पीएफ के डॉक्टर ने कहा था कि आपने 2 हफ्तों में दवाई खानी है, ये स्टोन आपका निकल जाएगा, छोटा स्टोन है 4.5 मिलीमीटर का। लेकिन इशू ये आ रहा था कि वो स्टोन कहीं पे जाके फंस गया पेशाब की नाली में, यूरेटर में, जिसकी वजह से वो किडनी को जो है वो इन्फेक्टेड कर रहा था, इन्फेक्शन उसमें हो गया, उसमें पस पड़ गई। फिर दोबारा लेके गया। अब वो डॉक्टर साहबा को जब जाके मैंने पर्ची दिखाई, मैंने कहा इसको किडनी में स्टोन है, इसको बहुत पेन हो रहा है, इसको दर्द कुछ
जो है वो इंजेक्शन लगा दें। अब डॉक्टर साहबा का कहते हैं, ये मैं एक और वाक़या आपका जिक्र कर रहा हूँ पिछले 7-8 दिन में जो मैंने भुगता है। डॉक्टर साहबा कहती हैं कि कहाँ पे दर्द है? मैंने इशारा करके कहा कि उसके राइट साइड के किडनी में दर्द है, अल्ट्रासाउंड हुआ है। यूरोलॉजी वालों ने कहा था और मैंने प्राइवेट लैब से करवाया था। अच्छा, मुझे वो पहले अल्ट्रासाउंड दिखाएं। मैंने अल्ट्रासाउंड मेरे पास था नहीं, मैं तो सिर्फ इंजेक्शन लगवाने गया था। नहीं, अल्ट्रासाउंड दिखाएं जी पहले। मैंने वो, मुझे याद आया कि डॉक्टर साहब को, जो पीएफ के डॉक्टर हैं, उनको मैंने भेजा था, तो मैंने वो निकाल के दिखाया। वो उन्होंने पढ़ा, कहते कि इसका दूसरा पेज किधर है? मैंने कहा मैडम उसको दर्द का इंजेक्शन लगाना है, आपने अल्ट्रासाउंड देख लिया है। कहती ये आप क्या बहस कर रहे हैं? जो मैं आपसे मांग रही हूँ आपके लिए मांग रही हूँ। इतनी देर में मेरी बेगम ने कहा कि आप पहले आपस में लड़ लें, आप पहले आपस में बहस कर लें, मैं मर रही हूँ दर्द से। ये कह के वो पीछे स्ट्रेचर पड़ा था, उसके ऊपर वो गिर गई। मैंने डॉक्टर साहब से कहा मैडम इसने जो कहा है गुस्से में कहा है, लेकिन उसको दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब कहती है आप लोगों के साथ जितनी भी खिदमत करें आपको इस तरह से अंदाज़ है। मैंने मैडम के सामने हाथ जोड़ लिया, डॉक्टर साहबा के सामने मैंने हाथ जोड़ लिए। वो दर्द की तकलीफ में आपको कह रही है, आप उसको दर्द का इंजेक्शन लिख दें। आपको मैंने कहा कि उसका अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसके राइट किडनी में पेन हो रहा है। फिर उसने जाके इंजेक्शन लिख के दिया, जो आके अंदर जाके जब मैंने इंजेक्शन लगवाया। ये पेम्स का हॉस्पिटल है कि वो कितनी तवज्जो देते हैं मरीजों के ऊपर। और फिर मैं अकेला था, सिंगल फैमिली। मैं बच्चों को घर पे छोड़ के जाता था, छोटे बच्चे 5 साल 6 साल 7 साल का, गाड़ी पे लेके गया, इमरजेंसी की साइड के ऊपर जाके गाड़ी लगाता था और गाड़ी ऐसे पार्क करता था कि किसी की पार्किंग भी ना रुके, किसी गाड़ी के आने जाने में खलल ना हो। लेकिन जब मैं अंदर जाता था अपनी अहलिया के साथ इंजेक्शन लगवाने के लिए, वो सारा प्रोसीजर पूरा हो जाए, बाहर आया तो गाड़ी उठा के ले गए। वो जी आपने गलत पार्क की। मैंने कहा यार मैं इमरजेंसी के साथ पेशेंट के साथ आया था, मेरे साथ कोई बंदा नहीं था, मैंने पार्किंग में ही पार्क करनी थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, अब मैं गाड़ी को साइड पे करने के लिए आया, आपने उठा ली। कहते हैं हम क्या करें, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। मैंने उसको सारी सूरत हाल बताई। मैंने कहा मैं जुर्माना दे दूंगा, लेकिन गाड़ी खड़ी करने की वजह ये थी। और उसके बाद मैंने वो पेमेंट की और अपनी गाड़ी उससे जो है वो उसने एक ऊँची जगह पर रख दी थी, उससे उतरवा ली फिर मैंने। तो कहने का मकसद ये था कि हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, नीचे से हुकूमत वालों को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। होना तो ये चाहिए कि जो स्टाफ वहां पे होता है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉय हैं, बाकी जो लोग हैं, उनकी कोई इखलाकी तरबियत होनी चाहिए। उनको ये बात एहसास रियलाइजेशन करवाई जानी चाहिए कि इन्हीं मरीजों के बल बोते पे आपका घर भी चलता है, इन्हीं मरीजों के लिए हॉस्पिटल बनाया गया है। इनकी अगर आप ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करेंगे, इनके साथ सलूक अच्छा नहीं करेंगे, तो फिर इस हॉस्पिटल की ज़रूरत क्या है। लेकिन उनकी जो ईगो है, सरकारी नौकरी है, तनख्वाह आ रही है, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। इस चीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब जो बच्चों के साथ वहाँ पे हुआ, ये बॉयलर फटा है या कंप्रेसर फटा है, जनरेटर में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसको किसने देखना था? ये नेग्लिजेंस तो स्टाफ वालों की है ना। ऊपर बताना तो इन्हीं का काम था और उसको परसू करना कि उसको ठीक करवाया जाए। फिर आग बुझाने का कोई इंतज़ाम नहीं, ये भी आपने करना था। और उसके साथ साथ जो फायर पॉइंट है उसमें पानी नहीं, ये इंतज़ाम तो किसी और ने नहीं करना था, आपने सब करना था। जो सरबराह है उसने करना था। अब वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बना दी है, इंतज़ामिया की कमेटी बन गई है, डिप्टी चीफ कमिश्नर साहब की सरबराही में 8 रुकनी, जो इस वाक़े की वजूहात मालूम करके जो है वो पेश करेगी। ये मैंने खुद जो पिछले 7-8 दिनों में पेम्स में देखा है, मैंने वो आपको बयान किया। इससे आप मंजर कशी कर लें कि वहाँ पे क्या हालात होंगे। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि वहाँ पे ना अमला होगा, ना नर्सेज होंगी, ना डॉक्टर होंगे। एक मरतबा बेटे के सर पे चोट लगी थी, उसको जब सर्जिकल वार्ड में लेके गया, उस वक्त भी डॉक्टर नहीं था। शहीर जिसको कल रात हॉस्पिटल में लेके गया, एक बार उसकी आंखों का इन्फेक्शन हुआ, उसको भी जब लेके गया तो मतलब संडे के दिन आपको जाना पड़ जाता है इमरजेंसी में। उस दिन डॉक्टर वहाँ पे आंखों वाला नहीं था, क्या करे बंदा। आज का व्लॉग लंबा हो रहा है, सेंटिमेंट्स हैं, हमारे भी सेंटिमेंट्स हैं, जिनके घर उजड़े हैं, उनके हमसे ज़्यादा जो दर्द वो महसूस कर रहे हैं, जो उनके साथ बीती है हम उसको महसूस भी नहीं कर सकते। और फिर सुप्रीम कोर्ट से आपको बता दें, मुख्तसर करते हैं, प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो, आपसे माजरत भी चाहते हैं। 16 सितंबर को तो लग गई पटिशन, लेकिन 16 सितंबर की पटिशन के साथ जो रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कहा गया कि 94 दरखास्तें कंटेम्प्ट की पेंडिंग थी, लेकिन चूंकि मरकज़ी मुकदमा 16 को लगा है तो हमने ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन भी लगा दी। अब उसमें जो दूसरी खबर है, जो हुकूमत की नज़रसानी की दरख्वास्त है ना, वो भी 16 सितंबर को लगा दी गई है।
और उस पर भी बेंच बना दिया गया है, यानी हुकूमत की नज़रसानी की दरख्वास्त खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने वाली 16 को लगेगी। जैसे शाहिद वहीद साहब का बेंच, उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब को शामिल किया गया है। तो ये मैच पड़ गया है यूँ समझें, बल्कि अदालत के सामने हुकूमत भी होगी, वो अपना जवाब पेश कर रही होगी, अदालत के सामने तहरीक इंसाफ उस्मा खान की कंटेम्प्ट पिटिशन भी होगी, वो कंटेम्प्ट के मुर्तकब जो लोग हैं उन पे क्या इल्ज़ामात हैं उन पे एम्फसाइज कर रहे होंगे उनके वकील उज़ैर करामत भंडारी साहब। लेकिन आज़िम मामलात कुछ और भी हैं। ये मतलब फैसला तो जजेस ने करना है कि कंटेम्प्ट हुई है, कंटेम्प्ट नहीं हुई है, या फिर हुकूमत की दरख्वास्त के आप रिव्यू कर लें, रिव्यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये हम सहाफ़ी जज नहीं बन सकते, ये हम सहाफ़ी जज नहीं बन सकते। लेकिन हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त है वो जज बन सकते हैं, जज बन जाते हैं। जैसे हमारे मती भाई ने पिछले दिनों कहा कि कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन अगर जुमे के दिन फाइल हो जाती, पिछले जुमे तो बेंच दस्तियाब था, लग सकती थी, लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला ने फ़ाइल नहीं की, जिस पे उज़ैर करामत भंडारी के जो बेटे अली भंडारी साहब हैं, अली उज़ैर भंडारी साहब हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि क्या आप इडियट बात कर रहे हैं, इडियट किस्म का आप कमेंट कर रहे हैं। उस दिन फाइल हो के दरख्वास्त लगना ये मुमकिन ही नहीं है। बल्कि उसने मतुल्ला जान को कहा कि जो इस किस्म के आप बेवकूफ़ाना कमेंट कर रहे हैं कि नेगलिजेंस की गई है, उस पर उन्होंने क्या लिखा नाज़रीन। अब प्रोग्राम लंबा होता है तो चलें हो जाए, लेकिन हम जज नहीं, हम साफ़ी हैं। सुने जी क्या कहते हैं वो कहते हैं हाउ मैनी पिटिशन इन मिस्टर मतुल्ला जान अवेयर ऑफ विच हैव बीन टेकन अप बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द सेम डे दैट दे वर फाइल्ड। बताएं मतुल्ला जान साहब, इतनी केस को कितनी दरखास्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई और उसी रोज़ी लग जाती हैं। कोई एक दो तो मिसालें पेश कर दें। और बात उज़ैर करामत भंडारी साहब की ठीक है। और फिर आपने पिछले दिनों सुना होगा कि बैरिस्टर गौहर साहब ने मतुल्ला जान साहब को सवाल करने पे कह दिया कि आप माशाल्लाह 40 साल की आपकी सहाफ़त है, लेकिन आप नामकूल बात कर जाते हैं, आपने गैर मुनासिब बात की है। और फिर आप देखें ये जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फिक्स हुई है, जिस पर रजिस्ट्रार साहब की तरफ से ये कहा गया कि देखें ये 94 एप्लीकेशन इनकी आई हैं, लेकिन चूंकि एक जुडिशल पॉलिसी है, अपनी बारी के ऊपर मुकदमात लगने, सिर्फ कंटेम्प्ट के नहीं लगने, बाकी मुकदमात भी अपनी बारी पे लगते हैं। लेकिन अगर अर्जेंसी है तो पहले भी लग सकते हैं। लेकिन चूंकि मरकजी मुकदमा 16 को लगा है, तो उस्मा खान के कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन हमने 16 को लगा दी है। हुकूमत की जो दरख्वास्त है नज़रसानी की, वो भी हमने 16 को लगा दी है। उसमें मतीउल्लाह जान साहब हमारे भाई के व्लॉग में क्या कह रहे हैं कि ये क्या तरीका है जी, 30 लाख रुपए जजेस तनख्वाह लेते हैं, तौहीन हो गई है इनके फैसले की, लेकिन उनको परवाह नहीं। यार ये फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ, बीइंग ए सहाफ़ी के तौहीन हो गई है, तहरीक इंसाफ कह रही है तौहीन हो गई है, हुकूमत कह रही है हमने कोई तौहीन नहीं की, तो फैसला कौन करेगा? फैसला अदालत करेंगी ना, हम तो नहीं कर सकते। और फिर फैसले में लिखा है कि अगर कोई तशवीश है, कोई तहफ़्फ़ुज़ है, तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दे सकती है। लेकिन जहाँ तहरीक इंसाफ को दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त दी गई है, वहीं पे हुकूमत को भी कहा गया है ना कि अगर कुछ ऐसा होता है जिस पर हुकूमत जो है अदालत से रजू कर सकती है। दोनों के लिए अदालत ने पलड़ा जो है बराबर रखा है। अब मतुल्लाह जान भाई हमारे ये कहें कि ये नेशनल जुडिशल पॉलिसी क्या होती है, ये सुप्रीम कोर्ट है, आईनी इदारा है, उसी नेशनल जुडिशल पॉलिसी में ही चीफ जस्टिस भी होते हैं, बाकी तमाम हाई कोर्ट्स के आला अदालतों के जजेस भी होते हैं, उनकी तरफ से पॉलिसी तय की गई है कि हर केस अपने नंबर पे, अपने टर्न पे लगेगा, ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। हाँ, अगर किसी की अर्जेंसी है, कोई एमरजेंसी है, वो अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त फाइल कर सकता है। अब ये सवाल उठाना कि 94 दरख्वास्तें क्यों पेंडिंग हो गई, ये जज साहबान को जवाब देना चाहिए। तो फिर तो ये भी सवाल आप कर लें कि 33,000 मुकदमा क्यों पेंडिंग हो गए। क्रिमिनल केसेस भी पेंडिंग है, सिविल केसेस भी पेंडिंग है, किस किस केस का आप हवाला देंगे? अब वो पेंडेंसी क्यों बढ़ी है, ये भी हम सब जानते हैं कि मुकदमात की फाइलिंग ज़्यादा है, डिस्पोजल कम है, मुकदमात को सुनने के लिए जजेस कम पड़ जाते हैं। वजह यह है 5 हाई कोर्ट्स हैं, 5 हाई कोर्ट्स की अपीलें सुनने के लिए सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है। तो ये हकाइक भी तो हमको नहीं बुलाने चाहिए। और फिर हम बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ की कंटेम्प्ट जो है वो 16 को क्यों लगा दी, ये भी तो बात करें ना। हुकूमत की नजर सानी क्यों नहीं लगी, उस पर तो बात नहीं कर रहे। ये तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि 16 को हुकूमत की नजर सानी भी लगी है, लेकिन वो तो नहीं कह रहे कि 16 को फिर हुकूमत की नजर सानी भी लगा दें। और फिर सवाल ये है कि एक अबूरी ऑर्डर है, दरखास्तों के काबिल समात होने का फैसला होना है। जब तक दरखास्त के काबिल समात होने का फैसला ना हो, किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई, किसी को पनिश करना, किसी को
जिम्मेदार करार देना, ये कैसे मुमकिन हो सकता है?